नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि शिक्षा शास्त्र पढ़ने के पश्चात हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 3, 4 और 5 की पुस्तक को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 थीम को कवर कर लिया। हमारी लास्ट थीम चल रही है, यानी कि लेक्चर की ये आखिरी क्लास होगी। इसके पश्चात हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हमने पूरे टॉपिक को कवर कर दिया है, एक भी टॉपिक का छूटा नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो हमने क्लास पढ़ी है 10, 12, 15 क्लास, इसमें कितनी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए, जो अगला टॉपिक हमारा है वो है बीमारियां। अब देखिए, बीमारियों के संदर्भ में मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं और कुछ चीजें बाकी जो रह गई हैं उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखिए, बीमारियों की बात करें तो पहला आपका बीमारी है मलेरिया। मलेरिया के विषय मैंने आपको बताया था। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया मादा या फीमेल एनाफिलीज के काटने से ये बीमारी होती है। फीमेल मच्छर जो होती है, कौन सी? एनाफिलीज, इस मच्छर के काटने से होती है। इसके काटने पर प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमें मलेरिया रोग हो जाता है। और इसकी जानकारी रोनाल्ड रोस ने दिया था। ये भी मैंने आपको बताया था। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के बारे में जानकारी दी थी, जिसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया था। मलेरिया की दवा की बात करें तो सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से हम मलेरिया की दवा को बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि मलेरिया की जो दवा होती है उस सिनकोना वृक्ष की छाल से दवा बनाई जाती है। इसके साथ साथ कुछ चीज और ध्यान रखिएगा। मच्छरों के काटने से हमें अनेक बीमारियां होती, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया। ये बीमारी भी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छरों की उत्पत्ति या मच्छर गंदे पानी में गंदी जगहों पर पनपते हैं। अगर इनके बच्चों को मारना है या इनके लार्वा को खत्म करना है तो आप पानी में अगर मिट्टी का तेल डाल देंगे 1-2 बूंद या 1-2 ढक्कन, तो पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देगा और इनके बच्चे मर जाएंगे या मच्छरों की समाप्ति हो जाएगी। तो इतना चीज आप मलेरिया संबंधित याद रखे रहिएगा। पहला मलेरिया रोग जो है वो होता कैसे है? मच्छर काटने से। मादा एनाफिलीज के काटने से बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम जीवाणु से बीमारी होती है। उसके साथ साथ इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने किया था और जिसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। क्लियर? इसकी जानकारी देखिए, हमने इसको आपको थोड़ा तेजी से बताया क्योंकि इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया हुआ है। अगली जो बीमारी है एनीमिया। कौन सी बीमारी है? एनीमिया। बात समझिए, देखिए सिंपल से समझिएगा। पहली चीज ये है कि एनीमिया जो होती है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। अच्छा, अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? ये तो हम नया शब्द सुन रहे हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, जो कि आरबीसी या खून में या रक्त में पाया जाता है। और रक्त के लाल होने का कारण कौन है? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ, सिंपल सी बात है, हमारा रक्त कम हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं खून की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। या एनीमिया एक ऐसा रोग है जो खून की कमी से होता है या खून की कमी दिखाता है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें एनीमिया के इलाज की बात करें तो आंवला गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों का अगर आप सेवन करते हैं तो अनीमिया के रोग से आपको निजात मिलेगा, या कह लीजिए अनीमिया रोग से आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अनीमिया जो बीमारी है वो हीमोग्लोबिन की कमी से या रक्त की कमी से मनुष्य के अंदर होती है, जिसका इलाज ये गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खा के हम कर सकते हैं। क्लियर? ये 2 बीमारियां हमारे बुक में दिया था, जिसको हमने आपको डिस्कस कर दिया और इसको डिस्कस करना जरूरी था। इसको ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कुछ संरक्षण के बारे में। जैसे हमें कुछ अभ्यारण्य की जानकारी देता है। अभ्यारण्य, जैसे पहला हमारा है जिम कॉर्बेट। अब इसके बारे में जो जानते होंगे उनको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट ये पार्क है। जिम कॉर्बेट, या इसको राजा जी पार्क भी बोलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु पाले जाते हैं और ये बहुत सबसे पुराना नेशनल पार्क हमारा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें
जिम कॉर्बेट के बाद एक और पार्क का जिक्र आपसे कहता है, घाना पक्षी अभ्यारण्य। घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य आपका कहां पे है? राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। और राजस्थान कभी कभी पूछ करके नाम दे देता है भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर नामक जगह पे है घाना पक्षी अभ्यारण्य, जहां पर साइबेरियन सारस आता है। अब ये साइबेरियन सारस बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे साल में निश्चित दिवस पे, मतलब निश्चित समय पे, निश्चित महीने में भारत में आता है, और ज्यादातर ये घाना पक्षी अभ्यारण्य या भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में देखने को मिलता है। इस वजह से इस अभ्यारण्य की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां है? भरतपुर में। भरतपुर कहां है? राजस्थान में। क्लियर? अब देखिए बात करें जानवरों की, तो जानवरों में एक हिरन होता है, कस्तूरी हिरन, जिसमें सलमान खान फंसे हैं, काला हिरन। ठीक है, कस्तूरी हिरन को लोग मार देते हैं, किसके लिए? खुशबू के लिए। इसके सींग और इसकी चमड़ी में खुशबू होती है, तो खुशबू लेने के लिए जानवरों को मार देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही हम गैंडे की बात करें तो गैंडे की खाल के लिए, गैंडे की सींग के लिए इसको मारा जाता है। बात करें शेर की, घड़ियाल की, या कह लीजिए मगरमच्छ की और सांप की, इन जीवों को मनुष्य या इंसान इनकी खाल के लिए, इनकी चमड़ी के लिए मार देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीव से हम है, हमसे जीव है। जीवों की सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक संरक्षण को बचाने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए भारत सरकार ने मुहिम चलाई है। बहुत सारी चीजें की जा रही हैं जिससे इनका रक्षण किया जा सके। इनके शिकार पे एकदम वैध कानून बना दिया गया है। अगर कोई शिकार करता है उसे अवैध माना जाएगा और उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो जानवरों को विभिन्न अंगों के लिए मारा जाता है। उनको बचाने के लिए हमारी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान, साथ ही साथ बहुत सारे पार्क खोले गए हैं, जिसमें जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको पुनः जागृत किया जाए या पुनः उनको संरक्षित किया जाए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये जानकारी हुई किसके बारे में? अभ्यारण्य के बारे में। आइए हम कुछ और चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और चीजों से तात्पर्य ये है, देखिए यहां जो जो चीजें छूटी हुई हैं सब पॉइंट को हम कवर कर देंगे। अब हम कुछ चीजों में समझते हैं, जैसे संप्रेषण। अब ये संप्रेषण की बात करते हैं, ये होता क्या है? छोड़िए संप्रेषण, देखिए संप्रेषण, देखिए बात करें संप्रेषण, तो संप्रेषण का अर्थ होता है एक दूसरे से बातचीत करना। जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये संप्रेषण नहीं है। हम कुछ बोले आप सुने, आप कुछ बोले हम सुने, ये संप्रेषण है। ठीक है, तो संप्रेषण का तात्पर्य है बातचीत करना। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी शरीर की मुद्रा द्वारा अपनी सूचनाओं को या अपनी बातों को अपने से बड़ों को बताने का प्रयास करते हैं। शरीर के हाव भाव को चेंज करके, अपनी मुद्रा को चेंज करके। जैसे अगर आप उसको डांट देंगे तो धीरे धीरे वो रोने लगेगा, अर्थात उसको दुख हुआ है। अगर आप उसको खिलाएंगे, उसे झूला झुलाएंगे तो हंसेगा। अपनी शरीर की मुद्रा द्वारा, अपनी मुख की मुद्रा द्वारा या मुख के भाव द्वारा, मुख के कह लीजिए कि रिएक्शन द्वारा आपको वो एहसास कराएगा या आपको वो जानकारी देने का प्रयास करेगा कि मैं किस स्थिति में हूं। तो इस प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। बच्चों का संप्रेषण बच्चे अपनी चेहरे की मुद्रा द्वारा या चेहरे के हाव भाव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कहा जाता है शारीरिक मुद्रा। ठीक है, आगे बात करें तो हमने शायद जिक्र किया भी है या नहीं किया है, तो हम यहां कर देते हैं। लुई ब्रेल, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल। इन्होंने ब्रेल लिपि दिया था। अब ये ब्रेल लिपि क्या था पहले समझिएगा। एक दुर्घटना में ये क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। एक दुर्घटना में ये अंधे हो गए थे। इनका पढ़ने लिखने का मन करता था बट नहीं पढ़ पाते थे। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। कठिन परिश्रम करते करते इन्होंने एक ऐसी लिपि का इजाद किया या एक ऐसी लिपि बनाई जो दिव्यांग बच्चे जो कि आंख से देख नहीं पाते उनको पढ़ने के लिए सहायक हुई, जिसका नाम हुआ ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि की बात करें तो ये 6 बिंदुओं पे आधारित विधि है, जिसमें उभरे हुए अक्षर बने होते हैं जिनको
बच्चे टच टच कर करके समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। क्लियर हुआ? तो ब्रेल लिपि दिव्यांग बच्चों जिनमें या ब्रेल लिपि अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए एक उत्तम विधि है जिससे अंधे बच्चे भी साधारण रूप से पढ़ सकते हैं। और इस लिपि का निर्माण लुई ब्रेल ने किया था जो फ्रांस के निवासी थे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पे, उन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे आगे आपका एक पॉइंट दिया है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप देखिए सॉरी स्टेथोस्कोप। देखिए ये एक यंत्र होता है जिसको डॉक्टर लोग गले में लटकाए रहते हैं और ये हृदय की गति मापने का यंत्र होता है। हृदय की गति मापने का यंत्र होता है। कौन होता है? हृदय की गति मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप होता है, जिससे हम बच्चों की हृदय की गति मापते हैं या किसी भी सामान्य व्यक्ति की हृदय की गति मापते हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, उल्का पिंड की बारे में जानकारी दी गई है। उल्का पिंड क्या होता है? ये वायुमंडल के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है, जिसे हम कहते हैं टूटता तारा। हम कहते नहीं है अरे टूटता जा रहा है, विष मान लो, विष मान लो। वो टूटता तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड होता है। जब भी कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है तो हवाओं के घिसाव के कारण, हवाओं के दबाव के कारण वो जल के राख हो जाता है और ऊपर ही समाप्त हो जाता है। क्लियर हुई बात? क्योंकि देखिए हवाएं अब जैसे ऊपर जाएंगे, इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि पूरा पूरा घर गिरा दें, तो उल्का पिंड क्या है। क्लियर हुआ? तो स्टेथोस्कोप क्या हुआ ये हमने आपको बता दिया, उल्का पिंड क्या हुआ वो हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ हमने आपको लुई ब्रेल के बारे में जानकारी दे दी और उसके साथ हमने मुद्राओं के विषय में समझा और जाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमें पॉइंट जो पढ़ना है वो है आबू धाबी। आबू धाबी आप जानते हैं कहाँ है? ये अरब में है। इसकी खासियत ये है कि आबू धाबी में जो पैसा चलता है वो दिरहम चलता है। क्या चलता है? दिरहम, या वहां के मुद्रा को, वहां के पैसे को क्या बोलते हैं? दिरहम बोलते हैं। यहां पर पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता है। पेट्रोल क्या है? पानी से ज्यादा सस्ता है, बल्कि यहाँ पानी महंगा है। पानी महंगा इसलिए है क्योंकि वहां पे चारों तरफ रेत ही रेत पाई जाती है, रेत के टीले पाए जाते हैं, पीली रेत पाई जाती है। यहाँ पे ये ध्यान रखे रहेगा, आबू धाबी में पीली रेत पाई जाती है, काली रेत पाई जाती है, लाल रेत पाई जाती है। रेत की अधिकता होने के कारण, मतलब बालू की अधिकता होने के कारण यहाँ पानी कम मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर तेल सर्वाधिक मात्रा में है, इसलिए पेट्रोलियम यहाँ पर पानी से ज्यादा सस्ता है। तो इस पॉइंट से हमें क्या ध्यान देना है? दिरहम कहाँ की मुद्रा है? आबू धाबी की। किस जगह पे पेट्रोल पानी सस्ता है? आबू धाबी में। और किस जगह पे आप कह लीजिए कि रेत ही रेत है या पीला रेत है? आबू धाबी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब ऐसे पॉइंट है जिसको हम रिलेट करके नहीं बता सकते, आपको उड़ा उड़ा के बताना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा आपको प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को थोड़ा सा हम आसान करके समझा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा बिहू त्योहार। अब देखिए इसका जिक्र शायद मैंने आपको पहले कहीं किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो हम यहाँ पे आपको करेंगे। देखिए बिहू त्योहार सबसे पहले समझिए कहाँ मनाते हैं? असम में। असम में असमिया कैलेंडर के हिसाब से 10वें माह में, जिसे माघ कहते हैं, उसके पहले और दूसरे दिवस पे यह त्योहार मनाया जाता है, अर्थात 2 दिन तक। लेकिन हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये फर्स्ट महीने में 14 से 15 जनवरी के बीच ये मनाया जाता है। पहले दिन को हम उरुका बोलते हैं। बिहू त्योहार के पहले दिन को हम उरुका बोलते हैं। इसी दिन भेला घर बनाया जाता है, घास फूस का भेला घर बनाया जाता है। नेक्स्ट डे पे यानी कि 15 तारीख को भेला घर को आग लगा देते हैं और उसके चारों तरफ डांस करते हुए इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, तथा सेलिब्रेट करते करते बोरा नामक चावल
बोरा नामक चावल ताओ नामक कढ़ाई में पका करके यहाँ के लोग खाते हुए इस त्योहार को एंजॉय करते हैं। क्लियर हुआ? पूरा सब आपका बिहू त्योहार का खत्म। ध्यान समझिएगा, बिहू त्योहार असम का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के, जिसे हम माघ बोलते हैं, पहले या दूसरे दिवस में मनाया जाता है। हमारे हिसाब से जनवरी के 14 और 15 जनवरी को यह त्योहार मनाया जाता है। 2 दिन का त्योहार होता है। पहले दिन को उड़का बोलते हैं, जिसमें हम भेला घर बनाते हैं। दूसरे दिन भेला घर को हम जलाते हैं। जलाने के पश्चात बोरा किस्म की चावल को पका करके कढ़ाई में, जिसे ताओ बोलते हैं, खाते हैं और वहां पे लोग डांस करते हैं। ये पूरी जानकारी हुई बिहू त्योहार के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा है इमारत के बारे में जानकारी, गोलकुंडा किला। अब आप देखिए, चीजें जो हम बनाते हैं, ये किला भी तो कभी ना कभी हमने बनाया होगा या किसी ने तो बनाया होगा। बात करें गोलकुंडा किला की, तो ये 1200 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1200 ईसा पूर्व में या 1200 ईस्वी में बना था ये, ठीक है। छोड़िए, 1200 ईस्वी में ये आपका किला बना था। कौन सा किला? गोलकुंडा किला। ध्यान दीजिएगा, इसमें 87 बड़े बड़े दरवाजे हैं, बहुत बड़े बड़े गेट हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बुर्ज बोलते हैं। 87 बुर्ज है। कहां पे? गोलकुंडा किला में। यहां पर 1518 से लेके 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। किसने? कुतुब शाही सुल्तानों ने शासन किया था। इस किले पे या इस किले की ऊंचाई पर बड़े बड़े तोप रखे गए हैं। बड़े बड़े तोप रखे गए हैं, जिससे इस किले की सुरक्षा की जाए। और इस किले की जो दीवार है, मिट्टी की बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, ताकि गोला बारूद इसमें आके खुद ही शांत हो जाए। इसको जीतने के लिए औरंगजेब आया था। जब इसका शासन आया था औरंगजेब का, तो ये जीतने आया था, लेकिन 8 महीने तक इस किले को जीत नहीं पाया था। सोचिए, पूरे हिंदुस्तान पे उसका शासन था, लेकिन एक किले को जीतने के लिए उसको 8 महीना लगा था। कितना बढ़िया ये किला होगा। क्लियर हुआ? तो गोलकुंडा किला एनसीईआरटी किताब के अनुसार, उसके बारे में जानकारी समझ लेते हैं। देखिए, गोलकुंडे किले का निर्माण 1200 ईस्वी में हुआ था। इसके साथ साथ इसमें 87 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसे हम बुर्ज कहते हैं। ऊंचाई पर तोपखाने रखे गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिसकी वजह से जब औरंगजेब इसे जीतने आया, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह जब इसे जीतने आया, तो उसको 8 महीने लगे थे इसको जीतने में, तब जाके उसको इसमें सफलता मिली थी। इसके साथ साथ भी ध्यान रखे रहेगा, इसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी मिट्टी की बनाई गई हैं, ताकि गोले बारूद को झेल सके। अब देखिए, ये जो तोप बने हुए हैं, ये कांसा के बने हुए हैं। किसके? कांसा के। कांसा एक धातु होती है जो कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है। कॉपर प्लस टिन का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। तो कांसा की ये बनी होती है। तो आपसे सवाल पूछता है, कांसा मिश्र धातु है, किसका किसका? अब आप कहेंगे यार, साइंस का क्वेश्चन यहाँ कैसे बढ़ा दिया? यहां से बढ़ाता है, ठीक है। तो साइंस का नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो ये बात हो गई, या ये जानकारी हो गई गोलकुंडा किले के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने पॉइंट्स हैं, जो भी छोटे मोटे हैं, उनको हम अच्छे से कवर करेंगे या कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा आता है प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन की बात करें, तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति में मिल गए हैं, मुफ्त में मिल गए हैं, जैसे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक नेचुरल गैस, इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक ईंधन है, जिनकी खपत बहुत तेजी से हो रही है और इनके संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि डीजल, पेट्रोल, जो भी प्राकृतिक ईंधन है, ये सीमित मात्रा में है। जितना हो सके इनका कम से कम और सही उपयोग किया जाए, ताकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी बने रहें। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, तेल का प्रयोग, जो खराब तेल होता है, इनके जलने के पश्चात जो बनता है, उसका प्रयोग हम पेंट में करते हैं। किसमें? पेंट में। और प्लास्टिक के निर्माण में हम करते हैं। प्लास्टिक बनाने में या पेंट में हम इस तेल का प्रयोग करते हैं। किसका? प्राकृतिक संसाधन का या प्राकृतिक गैस का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
प्राकृतिक आपदा, एक पॉइंट आपको यहां से ध्यान देना पड़ेगा, प्राकृतिक आपदा। ध्यान दीजिएगा, आपका 2001 में जनवरी 2001 में गुजरात के अहमदाबाद में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जनहानि हुई थी। इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि एक जगह पे यहाँ पे जब ये भूकंप आया था ना, तो इसको समझ करके मछलियों ने संकेत दिया था, जिससे जनजातियों ने अपनी जान बचा ली थी। तो आपसे पूछता है कि मछलियां क्या खतरे का संकेत देती हैं? बिल्कुल देती हैं। डॉल्फिन मछली या अन्य मछलियां जब भी कोई भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो इसका वो संकेत देती हैं, जिससे अपने प्राण बचा सकते हैं लोग, या उसको समझ करके मौसम वेदा जो होते हैं वहां से सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक आपदा, जिसके विषय में मैंने आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब कुछ चीजें छोटी मोटी रह गई हैं, जैसे समझिएगा, एक आपका क्वेश्चन पूछता है शिवाजी टर्मिनल कहां है? शिवाजी टर्मिनल, वैसे तो वीर शिवाजी को हर जगह सम्मान मिलता है, लेकिन सर्वाधिक इनका सम्मान कहां होता है? इनका सर्वाधिक सम्मान होता है महाराष्ट्र में। तो शिवाजी टर्मिनल कहां है? महाराष्ट्र में। एक जगह है वर्धा, ये कहां है? ये भी आपका है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। रंगारेड्डी जिला, नाम से ही दक्षिण भारतीय लग रहा है, तो रंगारेड्डी जिला है आपका आंध्र प्रदेश में, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना में। वेलवनिका गांव कहां है? कर्नाटक में है, ये मैंने आपको बताया ही था। वेलवनिका गांव कहां है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास। अब हमने ईवीएस के क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। शिक्षा शास्त्र प्लस एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ कंप्लीट हो गया है। पूरा मैंने आपको पीडीएफ तैयार कर लिया है, मैंने आपको दे दिया है। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या जिनको नहीं पता है, वो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।